हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द चैनल। हमारी ये जो सीरीज चल रही है इसमें हम 15 दिन में अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स को पूरा कंप्लीट करने का कोशिश कर रहे हैं और कोशिश का डेफिनेटली मेरी गारंटी है कि मैं 15 दिन में आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट करा दूंगा और उसके नेक्स्ट 15 से 20 दिन के अंदर मैं आपको पूरी इंडियन इकोनॉमी भी प्रोवाइड करा दूं। ये सीरीज स्पेशली उन बच्चों के लिए जो इस साल अपने 12th के बोर्ड में अपीयर हो रहे हैं, वेदर दे बिलोंग टू सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और एनी स्टेट बोर्ड। अगर आपके बोर्ड में या आपके सेक्शन में, आपकी क्लास में 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स चल रही है तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि ये सीरीज आप ही के लिए है। अगर आपने अब तक इकोनॉमिक्स को बहुत बार पढ़ा फिर भी कुछ नहीं समझ आया, या बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो एग्जाम से कुछ समय पहले, लाइक 2-3 महीने पहले ही पढ़ना शुरू करते कि भाई अब पेपर सर पे आ चुके हैं, अब पढ़ाई शुरू कर दी जाए, तो ये बच्चों सीरीज आपके लिए है। अगर आप चाहते हो एक बहुत अच्छी मार्किंग स्कोर करना अपने 12th में तो इस सीरीज को पूरा फॉलो कीजिए। 15 दिन में आपकी इकोनॉमिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट। इस सीरीज के लिए जो कोचिंग वाले हैं बच्चा वो हजारों रुपए चार्ज करते हैं क्रैश कोर्स के। 15 से 20 दिन में आपका कोर्स कंप्लीट कराएंगे। 20-25 हजार रुपए क्रैश कोर्स की सीरीज का चार्ज किया जा रहा है, लेकिन मैं आपको ये सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूं हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी इकोनॉमिक्स में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम ऐसी ही रेगुलर वीडियोस के साथ आपको पढ़ाने में लगे रहते हैं। तो बिना कोई देरी के चलते हैं अपने आज के चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 3, इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। बच्चे इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं बिना कोई देरी किए। तो बच्चे इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या क्या पढ़ने वाले हैं जरा उसका एक ओवरव्यू ले लिया जाए। कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम, ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, domestic product, market price and factor cost, aggregate related to national income, nominal and real GDP and welfare। हम बेसिकली इस चैप्टर में नेशनल इनकम का एक सॉलिड बैकग्राउंड क्रिएट करने वाले हैं कि किस तरीके से हम नेशनल इनकम को मेजर करेंगे और किस तरीके से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चे जब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम की तो आप एक चीज समझिए कि नेशनल इनकम होती क्या है। सबसे पहली चीज बच्चे इसी बात में कंफ्यूज रहते हैं कि वो नेशनल इनकम को क्लियरली नहीं समझ पाते हैं। बच्चे जब हम बात करें किसी एक नेशन की कि एक नेशन में या एक इकोनॉमी में टोटल कितनी इनकम जनरेट हो रही है उसे कहा जाता है नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम को शॉर्ट फॉर्म में डिनोट किया जाता है NNP-FC से। किससे बच्चा? NNP-FC। अभी इन सब चीजों की हम बहुत डिटेल में आगे वीडियोस में बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। बच्चा नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है? देखिए जो एक व्यक्ति एक देश में रह रहा है और उसके पास उस देश की नागरिकता है उसे हम नॉर्मल रेसिडेंट की कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है बच्चा? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। अब आप सभी कॉमर्स की फील्ड से हैं और मुझे बताना पड़े कि अकाउंटिंग ईयर क्या होता है तो ये बहुत गलत बात है बच्चा। फिर भी मैं आपको एक बात बता देता हूं, जब हम 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अपने ईयर को लेते हैं तो वह हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है। देखिए जिसे हम फिस्कल ईयर भी कहते हैं। सबसे पहला नेशनल इनकम इंक्लूड फैक्टर इनकम ओनली। बच्चा नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ फैक्टर्स इनकम ही इंक्लूड की जाती है। अब आप सोच रहे होंगे फैक्टर इनकम क्या होती है। अगर हम बात करें फैक्टर इनकम की तो वह इनकम जो किसी प्रोडक्टिव वर्क से, साधारण भाषा में ये समझिए कि अगर किसी प्रोडक्टिव वर्क को करने से कोई इनकम जनरेट हो रही है तो उसे आप नेशनल इनकम में कैलकुलेट इंक्लूड करोगे। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले नेशनल इनकम इंक्लूड इनकम फ्रॉम ओनली द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। लेट अस गो डीपर इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर इनकम। जरा बच्चे देखिए फैक्टर इनकम को किस तरीके से समझाया जा रहा है। फैक्टर इनकम आर द पेमेंट मेड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट फर्म टू द हाउस होल्ड। क्या कह रहा है? देखिए मैंने अभी आपको बताया जब भी किसी प्रोडक्टिव पर्पस से कोई इनकम जनरेट हो रही हो, फैक्टर इनकम प्रोड्यूसिंग यूनिट पे करती है किसे? हाउस होल्ड को, फॉर द ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर यूज। मान लीजिए हाउस होल्ड सेक्टर, जैसे फैक्ट्री में जाके, हाउस होल्ड सेक्टर हम पब्लिक है, हम लोग किसी फैक्ट्री में जाके काम कर रहे हैं, लेबरी कर रहे हैं, तो हमें वेजेस मिल रही हैं, हमें सैलरी मिल रही है, तो हम इन सब चीजों को नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। उसके बाद बच्चा क्या कर रहा है? देखिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इसको मैं शॉर्ट में आगे जब आपसे बात करूंगा तो मैं इसे कहूंगा COE। बच्चा COE का मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज को जो कंपनसेशन दे रहा है उसे हम कहते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज रिसीव बाय द हाउस होल्ड फॉर रेंडरिंग देयर सर्विस एज एम्प्लॉइज टू द प्रोड्यूसिंग यूनिट। क्लियर? देखिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कह रहा है? पहले नंबर पे COE, सेकंड नंबर पे बच्चे हम बात करेंगे रेंट की। किसकी बात करेंगे? रेंट रिसीव बाय द हाउस होल्ड। अब देखिए प्रोड्यूसर सेक्टर
फैक्ट्री कहाँ लगाएगा? जमीन पर, है ना। अब वो जमीन जरूरी तो नहीं है उसी ने ले रखी हुई, या जिस एरिया में वो फैक्ट्री लगाना चाहता है वहां पर जो लोग हैं वही तो उसको जमीन अलॉट करेंगे। अब वो रेंट पे दे या वो उसको लीज पे दे, ये उनकी बात है, लेकिन बदले में उसे रेंट मिले देना पड़ेगा। किसको? प्रोड्यूसर सेक्टर को पे करेगा रेंट, हाउस होल्ड सेक्टर को। क्लियर? अब हम बात करते हैं फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम की। देखिए, फैक्टर इनकम आर ऑल दोज इनकम विच आर जनरेटेड बाय डूइंग एनी प्रोडक्टिव वर्क। किसी प्रोडक्टिव वर्क को करने से अगर आपको कोई इनकम जनरेट हो रही है तो वो है आपकी फैक्टर इनकम। पर हम ट्रांसफर इनकम की बात करें, जो किसी ने हमें ट्रांसफर में दी एज अ चैरिटी, डोनेशन एटसेट्रा। देखिएगा जरा यहाँ, देखिएगा बच्चों, ये आपको क्या बताना चाह रहा है? फैक्टर इनकम आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसफर इनकम। इट मे बी नोटेड दैट फैक्टर इनकम आर different from transfer income. Transfer income are those income which are received by a person as help, donation, charity, etc. Whereas factor income are those income which are received by the factor of production by rendering their factor of services. अगर मैं किसी को पढ़ा रहा हूं, वो मुझे फीस दे रहा है, तो ये मेरी फैक्टर इनकम रहेगी। मैं कोई प्रोडक्टिव वर्क कर रहा हूं, मैं किसी फैक्ट्री में जाके सर्विस दे रहा हूं, काम कर रहा हूं, प्रोडक्ट बना के दे रहा हूं, वहां से जो मुझे मिला वो मेरी फैक्टर इनकम होगी। लेकिन अगर कोई आए और मुझे चैरिटी के रूप में या डोनेशन के रूप में कुछ पैसा दे जाए तो वो मेरी फैक्टर इनकम नहीं, वो मेरी ट्रांसफर इनकम होगी। बच्चों क्या होगी? ट्रांसफर इनकम। आगे देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। इन अदर वर्ड, वाइल फैक्टर इनकम इज अर्न्ड इनकम एंड ट्रांसफर इनकम इज अनअर्न्ड इनकम। अगर आप कुछ कमा रहे हैं तो वो आपकी फैक्टर इनकम है, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ही बिना कुछ करे भीख मांग के कुछ मिल जाए तो वो आपकी ट्रांसफर इनकम होगी। कोई दिक्कत है बच्चा? देखिए आगे क्या कह रहा है यहां पर। National income is the sum total of factor income. Transfer income are not included in the estimation of national income. बच्चे जब हम बात करें फैक्टर इनकम की तो वह तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय इंक्लूड की जाएगी, लेकिन अगर हम कहें कि ट्रांसफर इनकम भी नेशनल इनकम में जुड़ेगी, जी नहीं, आप ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड करेंगे। बच्चे आगे अब बात करते हैं रेसिडेंट। देखिए, हु आर नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, ये कभी कभी 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए बच्चे क्या कह रहा है आपसे, नॉर्मल रेसिडेंट, हु आर नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ country. A normal resident is said to be one who ordinary resident of a country concerned, and those center of economic interest lies in the factor of that country. Here note these observation carefully. क्या कह रहा है? कोई भी व्यक्ति अगर किसी देश में रहता है तो वहां का नॉर्मल रेसिडेंट है, या कोई पर्सन जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक्स उस कंट्री में रिलाय करता है, यानी कि वो वहां की आर्थिक अर्थव्यवस्था से कहीं ना कहीं इंगेज है, तो वहां पर नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा। इसके बाद बच्चे देखिए आपको क्या कह रहा है, इन ऑब्जर्वेशन को बहुत केयरफुली मेरी मानिएगा, तो ये एज इट इज शॉर्ट में अपनी लैंग्वेज में किसी नोटबुक पे नोट कर लीजिए और याद कर डालिएगा। नंबर 1 क्या कह रहा है, A person reside in a country for a period of 1 year or more is taken as ordinary resident. नंबर 1, अगर कोई पर्सन 1 साल के लिए रह रहा है किसी इकोनॉमी में या किसी कंट्री में तो वह वहां के लिए नॉर्मल रेसिडेंट बन जाता है। नंबर 2, if a person is said to be have his economic interest in a country where he carry out all economic activity such as production, consumption of investment in that कंट्री एटसेट्रा एटसेट्रा। अब आप समझिए इस बात को बहुत साधारण लैंग्वेज में। अक्षय कुमार जी हैं, अक्षय कुमार जी के पास जो नागरिकता है वो कनाडा की है ना, लेकिन उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है, वो किस सेक्टर में काम करते हैं, बॉलीवुड में। फिल्म कहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंडिया में। उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ है, इंडिया में। दूसरा, अगर आप देखें तो ज़्यादातर जो अक्षय कुमार रहता है वो कहाँ रहता है, इंडिया में। तो 2 कंडीशन आपको बताइए, पहला, या तो वो पर्सन 1 साल तक या 1 साल भर में उस कंट्री में रहता हो, सेकंड, वो अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है उस कंट्री की इकोनॉमी में रिलाय करता हो, तो ऐसे पर्सन को आप नॉर्मल रेसिडेंट कहेंगे। बच्चा क्या कहेंगे, नॉर्मल रेसिडेंट। आगे अब बात आती है नॉर्मल रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के बीच में कुछ एग्जाम्पल, जैसे इंडियन वर्कर इन अ फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया। अगर कोई इंडियन वर्कर किसी फॉरेन एम्बेसी में काम कर रहा है तो वह क्या है, नॉर्मल रेसिडेंट है। क्या है बच्चे, नॉर्मल रेसिडेंट। और दूसरी तरफ नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फॉरेनर वर्किंग इन एन इंडियन एम्बेसी इन कनाडा एंड जापान। अब फिर समझिए, फॉरेनर्स वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी मतलब अगर किसी विदेशी एम्बेसी में कोई भारतीय काम कर रहा है
तो वो हमारा नॉर्मल रेसिडेंट है। क्या है? नॉर्मल रेसिडेंट। लेकिन अगर हम कहें कि कोई विदेशी हमारी कहाँ इंडिया की एम्बेसी में पार्ट ले रहा है, प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहा है, तो वो एनआरआई के रूप में देखा जाएगा, नॉन रेसिडेंट इंडियन। कोई दिक्कत है बच्चा? सेकंड, इंडियन एम्प्लॉइज इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया। अब मान लीजिए कई WHO का हेडक्वार्टर कोई ऑफिस इंडिया में बना है और वहां पर कोई इंडियन एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो वह नॉर्मल रेसिडेंट है। लेकिन फॉरेनर वर्किंग इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया, लेकिन अब देखो WHO में सिर्फ ऐसा तो नहीं कि अगर इंडिया में ऑफिस उन्होंने अपना कोई खोला है तो वो सिर्फ इंडियंस को काम दे, कोई फॉरेनर्स भी होंगे जो यहाँ पर आके काम को देख रहे होंगे, तो वो हमारे क्या बन जाएंगे? NRI। क्या बन जाएंगे बच्चे? NRI। डिफरेंस क्लियर है? सेकेंड, लोकल पीपल वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF में अगर कोई लोकल काम कर रहे हैं, लोकल मतलब इंडियन, तो वह हमारे नॉर्मल रेसिडेंट। लेकिन इंडियन ऑफिस ऑफ IMF का कोई इंडिया में ऑफिस है, उसमें कोई जर्मन, कोई जापानीज, कोई रशियन काम कर रहा है, तो वह हमारा NRI कहलाएगा। बच्चे एक सिंपल सी बात ये कहना चाह रहा है कि देश के अंदर कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूट हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर उसमें कोई इंडियन काम कर रहा है इन इंडिया, तो वह नॉर्मल रेसिडेंट है। और उसमें अगर कोई बाहर वाला आके काम कर रहा है इंडिया में, तो वह हमारे लिए NRI कहलाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़े। डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। एट द मैक्रो लेवल द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम इज यूज्ड बोथ एज अ डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट एंड नेशनल कॉन्सेप्ट। अब देखिए, जब भी हम बात करते हैं नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट की, तो हम बच्चे दोनों को लेते हैं, डोमेस्टिक भी और नेशनल भी। क्या अंतर होता है डोमेस्टिक और नेशनल में? डोमेस्टिक में हम एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी के अंदर बाउंडेड रहते हैं, मतलब जहां तक हमारा जियोग्राफिकल दायरा है उसके अंदर की ही हम बात कर रहे हैं, उसके एरिया के अंदर की, एक बाउंड्री के अंदर की हम बात कर रहे हैं नेशनल इनकम की, तो वह हमारी डोमेस्टिक इनकम है। जैसे अब मैंने कहा कि इंडिया के अंदर की जो भी इनकम्स हैं हम उसकी बात कर रहे हैं, वो मेरी डोमेस्टिक इनकम। लेकिन जब मैंने उस दायरे को तोड़ा, उसमें मैंने विदेशों को भी जोड़ लिया, NFIA। क्या? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बच्चे क्या? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। डोमेस्टिक प्लस NFIA इज इक्वल टू नेशनल। डोमेस्टिक प्लस NFIA इज इक्वल टू नेशनल। क्लियर है इतनी बात? देखिएगा जरा आगे बच्चे क्या कह रहा है यहां पर। एट मैक्रो लेवल द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी इज यूज्ड बोथ एज डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट। व्हेन यूज्ड एज अ डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट वी कॉल इट अ डोमेस्टिक इनकम। जब हम डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं तो हम उसे कहते हैं डोमेस्टिक, यानी कि विद इन द ज्योग्राफिकल टेरिटरी, हम सिर्फ इंडिया के अंदर की बात कर रहे हैं, यह डोमेस्टिक है। लेकिन जब हम इंडिया के बाहर पहुंच जाएंगे तो ये हमारा नेशनल बन जाएगा। डोमेस्टिक में क्या लेते हैं? COE, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। बट अगर हम इसमें जोड़ दें NFIA तो ये मेरा नेशनल बन जाएगा। आगे देखिए, डोमेस्टिक इनकम इज द सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम, COE, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। याद रखिएगा बच्चे, क्या? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, नो मैटर हु जनरेट इट, नॉर्मल और नॉन NRI, कोई मैटर नहीं करता नॉर्मल ने जनरेट करी है NRI ने जनरेट करी, लेकिन वह हमारी डोमेस्टिक इनकम है। क्या है? डोमेस्टिक इनकम ऑन दी। बच्चों डोमेस्टिक इनकम क्लियर है? कोई मैटर नहीं करता वो NRI है या नॉर्मल रेसिडेंट है, लेकिन अगर ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर कोई इनकम जनरेट हुई है तो वह मेरी डोमेस्टिक इनकम होगी। बट अगर मैं बात करूं नेशनल इनकम की, तो याद रखिए नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, no matter whether it is generated within the domestic territory or outside the domestic territory of a country। क्लियर है? देखिए फिर अंतर समझिए, डोमेस्टिक टेरिटरी में सिर्फ इन डोमेस्टिक टेरिटरी होना चाहिए, लेकिन नेशनल इनकम में वो डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर हो या अंदर हो कोई मैटर नहीं करता। क्लियर? डाउट है? आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब डोमेस्टिक टेरिटरी किस तरीके से हम समझते हैं, जरा देखिएगा इसको। In common language, the domestic territory of a country is understood to means political territory of a nation। एक देश की पॉलिटिकल टेरिटरी कहां तक है उसे हम डोमेस्टिक टेरिटरी के नाम से समझेंगे। अब जैसे अगर हम बात करें इंडिया में कन्याकुमारी, वहां पर भी भारत सरकार का शासन है, लेकिन इंडिया से आगे बढ़ते हुए हम अगर चले जाए नेपाल, तो क्या वहां भारत सरकार का शासन है? जी नहीं, तो वो टेरिटरी चेंज हो गई है ना।
कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और उत्तर प्रदेश से लेके वेस्ट बंगाल तक, तमिलनाडु तक, कहीं भी अगर हमारे इंडिया के मैप के अंदर जहां हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का शासन लागू रहता है उसे हम डोमेस्टिक टेरिटरी कहेंगे और उसके बाहर हमारी टेरिटरी खत्म हो जाती है। क्लियर? यही आपको बताना चाह रहा है। आगे देखिए, आगे बढ़ते हुए आप इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंटली समझिएगा। यूएन के अनुसार क्या कह रहा है? इकोनॉमिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल कैलकुलेटेड फ्रीली। बेटा हम किसी पर्सन को, गुड को या कैपिटल की बात करें जिस गवर्नमेंट में जहां तक उसका शासन है और वहां पर इन्हें फ्रीली कैलकुलेट किया जा सकता है। लेकिन यहीं पर आपके साथ एक दूसरा सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्या हमारे पास ये सेम फ्रीडम एम्बेसीज में होती है? इन द एम्बेसीज ऑफ फॉरेन कंट्रीज लोकेटेड इन इंडिया। अब भारत में पाकिस्तान एम्बेसी है, जापान एम्बेसी है, रशियन एम्बेसी, चाइनीज एम्बेसी है, तो क्या वहां पर भी हम फ्रीली मूव कर सकते हैं, फ्रीली गुड्स मूव करा सकते हैं? आंसर इज नो। वहीं दूसरी तरफ क्या कह रहा है? डू वी हैव द फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन ऑफ गुड्स, कैपिटल एटसेट्रा एम्बेसी लोकेटेड इन इंडियन एम्बेसी। बच्चा क्या इंडियन एम्बेसी लोकेटेड इन अब्रॉड? तो इसका आंसर होगा हाँ, यस should be the answer, employing to the foreign embassy located in India not a part of domestic country। अगर कोई, यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दिमाग में रखिएगा, अगर कोई विदेशी एम्बेसी भारत में लग रही है तो वह उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगी, और अगर कोई इंडियन एम्बेसी विदेश में जाकर लग रही तो उस विदेश की डोमेस्टिक टेरिटरी में वो नहीं आएगी, क्योंकि एम्बेसी जिसकी टेरिटरी उतनी उसकी बन जाती है। डाउट है? पक्का? कमेंट में बताओ यस और नो। हाँ चलो देखो बच्चा क्या कह रहा है? कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, और जब हम इसमें जोड़ देते हैं क्या, इंक्लूड फैक्टर इनकम ऑफ बोथ रेसिडेंट एज वेल एज नॉन रेसिडेंट इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। मतलब सिंपल सा फंडा ये समझो कि डोमेस्टिक इनकम में जब तुमने NFIA जोड़ दिया तो बच्चे वो बन गया आपका नेशनल इनकम। क्या बन गया? नेशनल इनकम। देखिए बच्चे कन्वर्जन के लिए क्या बता रहा है? कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या? NFIA। अब याद रखिए, अगर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, अगर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है तो प्लस होगा, और अगर इनकम टू अब्रॉड है, क्या मतलब? टू अब्रॉड का माइनस। समझिए, देखिए बच्चे, डोमेस्टिक इनकम आप निकाल चुके, कैसे? COE प्लस रेंट प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस रॉयल्टी प्लस मिक्स इनकम, तो इससे डोमेस्टिक इनकम तो आ गई। लेकिन अगर आपको निकालनी है नेशनल इनकम तो डोमेस्टिक में प्लस करो NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब विदेशों से होने वाली आय। अगर इनकम देश में आ रही है, इनफ्लो हो रहा है इनकम का, फ्रॉम होगा, प्लस करेंगे। अगर टू है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी कि आउटफ्लो हो रहा है, इसको माइनस करोगे। क्या करोगे? माइनस। कोई दिक्कत? चलिए आगे बात बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं डोमेस्टिक इनकम एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट आर आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट। क्या मतलब? अगर हम डोमेस्टिक इनकम की बात करें या डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें तो हम सेम चीज की ही बात कर रहे हैं। तो आपको याद रखना है क्या? डोमेस्टिक इनकम ऑलवेज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए, इसमें और कुछ नहीं है, यहां से क्वेश्चन भी नहीं आते इतने ज्यादा। हाँ, अब ये समझिए जरा, डोमेस्टिक इनकम को कहा जाता है NDPFC। क्या कहा जाता है बच्चा? NDPFC। और नेशनल इनकम को कहा जाता है NNPFC। अगर आपको याद हो, चैप्टर की शुरुआत में हमने इसी चीज के ऊपर उठाई थी कि नेशनल इनकम को हम NNPFC से डिनोट करते हैं। कोई समस्या है बच्चा? देखिएगा जरा आगे क्या कह रहा है। It is the sum total of factor income generated within the domestic territory of a country, no matter who generate the income, resident or non-resident। मैटर नहीं करता इनकम किसने जनरेट करी है, वेदर वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, लेकिन हम उसे डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे। लेकिन जब हम इधर आएंगे, इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल रेसिडेंट। सिर्फ और सिर्फ कौन से रेसिडेंट? नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, नो मैटर where this income is generated within the domestic territory or rest of the world। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बच्चा। ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखिए ग्रॉस और नेट में क्या है बच्चे, बहुत सिंपल सा फंडा है कि अगर ग्रॉस में डेप्रिसिएशन हट गया,
ग्रॉस में डेप हट गया तो वह बन जाएगा नेट। क्या बन जाएगा? नेट। और नेट में प्लस हो गया डेप तो वह क्या बन जाएगा? ग्रॉस। क्लियर? चलो आगे बढ़ो। यही आपको देखिए बता भी रहा है बच्चा, देख लीजिए, ग्रॉस माइनस डेप, नेट प्लस डेप, हाँ या ना। आगे बढ़ते हुए क्या समझ रहे हैं अब हम लोग? अभी तक जितना पढ़ाया उतना क्लियर है ना? अगर नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को क्रिएट कीजिए या आप हमें मेल कर दीजिएगा trickeyeconomics@gmail.com। मैं ट्राई करूंगा जल्दी से जल्दी आपके डाउट्स को क्लियर किया जा सके। There is no difference between the domestic product at market price and domestic product at factor cost as long as we considered a two sectorial economy। अगर हमारी इकोनॉमी सिर्फ टू सेक्टर की, पिछली क्लास देखी है उसमें बताया था क्या, टू सेक्टर में हम बात करेंगे प्रोडक्शन सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर। लेकिन अगर यहां कोई तीसरा सेक्टर आ गया जी, कौन? गवर्नमेंट, तो ऐसे में फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में चेंजेस आ जाएंगे। एमपी यानी कि मार्केट प्राइस में इंक्लूड रहता है फैक्टर कॉस्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बच्चे? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो हम क्या फॉर्मूला समझ रहे हैं अपना? फॉर्मूला एमपी इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कोई दिक्कत? अगर आपको एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालना हो तो आप क्या करेंगे? सब्सिडी एंड इनडायरेक्ट टैक्स के बीच का जो डिफरेंस आएगा, मतलब आईटी माइनस सब्सिडी। क्लियर? देखिए बच्चे, जब भी हम बात करेंगे टू सेक्टर की तो इसमें हम एमपी और एफसी को सेम मानेंगे, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट नहीं, जब तक कोई टैक्स नहीं। लेकिन अगर गवर्नमेंट आई तो हमें इसमें फिर रोल प्ले कराना पड़ेगा एनआईटी का। किसका? एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कोई समस्या है बच्चों? आगे देखो, once the government sector is introduced, tax and subsidies start playing their role and domestic product market price and domestic product factor cost become different aggregate। this is how it happen। क्या कह रहा है देखिए, समझिएगा। tax on good called indirect tax, सब्सिडी टेंड टू लोअर द मार्केट प्राइस। जब सरकार किसी को सब्सिडी दे देती है, जैसे आप लोगों के घर में सिलेंडर आता था, मेरे घर में सिलेंडर आता था, तो एक समय था कि 1000 रुपए आप सिलेंडर के पे करते थे पर 200 कुछ रुपए आपके खाते में आ जाते थे। अब तो सब्सिडी बहुत लो हो गई है सिलेंडर की। होता था या नहीं होता? तो वैसे ही सब्सिडी अगर सरकार किसी को दे रही है तो। क्लियर? चलिए इस चीज को समझिएगा बच्चा। क्या कह रहा है यहाँ पर? एनपी एट मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी। मार्केट प्राइस में एनआईटी को हटाया तो क्या बना? फैक्टर कॉस्ट। क्या बना बच्चे? फैक्टर कॉस्ट। इतनी बात क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि क्लियर होगी। अगर नहीं है तो बता दीजिए। है? चलो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को। बच्चे किसको? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एमपी। अब क्या है ये? एक सिंपल सी बात, जब भी मैं ग्रॉस प्रोडक्ट की बात करूं मतलब उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। एमपी पे है अगर तो उसमें एनआईटी भी इंक्लूडेड है। थ्री सेक्टर की बात करें, किस मॉडल की? थ्री सेक्टर में। अगर गवर्नमेंट नहीं है तो कोई टैक्स नहीं, ऐसे में एमपी इज इक्वल टू एफसी हो जाएगा। क्या कह रहा है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी फॉर एन कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। ये चीज याद रखिएगा, इंक्लूड ऑफ डेप्रिसिएशन। और जब हम बात करेंगे नेट डोमेस्टिक की तो बच्चे इसमें से डेप्रिसिएशन हट जाएगा और कोई अंतर नहीं है। देखिए इतनी ज्यादा थ्योरी पढ़ाने का सिर्फ एक मकसद है कि जब आप न्यूमेरिकल करें तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि 6 से 4 नंबर के बीच का एक न्यूमेरिकल आपको बोर्ड में जरूर मिलने वाला है। किससे? नेशनल इनकम से कैलकुलेट करने के लिए। यहां देखिए बच्चा शॉर्ट में क्या समझा रहा है? जीडीपी एमपी इज इक्वल टू एनडीपी एमपी प्लस डेप, एंड जीडीपी एमपी में माइनस किया डेप तो ये एनडीपी बन गया। कोई समस्या? इतनी बात क्लियर? और बच्चे जब हमने अब समझो जीडीपी एमपी को कन्वर्ट करना है अगर जीएनपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम कन्वर्ट कर रहे हैं नेशनल प्रोडक्ट पे, तो क्या प्लस किया? एनएफआईए। क्या प्लस किया? एनएफआईए। क्लियर है? सेम बच्चा अगर मान लीजिए इसको हमने एनएनपी में कन्वर्ट कर दिया तो क्या करना पड़ेगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज सम टोटल ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बच्चा एनएनपी निकालने के लिए एनडीपी एमपी प्लस एनएफआईए। कोई समस्या? बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको बता रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे कैसे कैलकुलेट किएगा। सिंपल द फॉर्मूला है,
इन सभी फॉर्मूलों को मैं अभी स्किप कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपको इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर चर्चा करने वाला हूं, तो उस वीडियो के लिए रेडी रहिएगा और फॉर्मूले आपको ऑन टिप्स याद करा दूंगा ऐसे फंडे से। अभी इसको यहां पर स्किप करते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। जी हाँ, यही है बच्चे हमारा मेन टॉपिक, जिसमें हम आज बात करने वाले। देखिए, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी वेलफेयर, ये तीन चीज ऐसी हैं जो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं, और आपको इन्हीं तीन चीजों को अभी अपने दिमाग में बैठा लेना है, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े कि आज ऐसा पढ़ा दूंगा। देखिए क्या कह रहा है, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी रेफर्स टू जीडीपी मेजर एट करंट ईयर प्राइस। बच्चे, अगर आज के करंट ईयर के प्राइस पर जीडीपी वैल्यू किया जा रहा है तो वह मेरा नॉमिनल जीडीपी होगा। क्या होगा? नॉमिनल जीडीपी, कि हम गुड्स एंड सर्विसेज को आज के प्राइस पे ले रहे हैं, करंट ईयर प्राइस पे। देखिए क्या कह रहा है, इट रेफर्स टू द जीडीपी एट करंट ईयर, इट इज द मार्केट value of the final goods and services produced within the domestic territory of a country during an accounting year estimating using the current year price। आज के प्राइस की बात की जाए तो इसे हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। बच्चा, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? P इंटू क्यू। नॉमिनल जीडीपी निकालने का फॉर्मूला P इंटू क्यू। और बच्चे, जब मैं बात करूंगा रियल जीडीपी की, बहुत ध्यान से समझिएगा, रियल जीडीपी मींस जीडीपी एट कांस्टेंट ईयर प्राइस व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज आर वैल्यूड एट बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर क्या होता है? जैसे मान लो 2 सालों की बात कर रहा हूं मैं, एक ईयर है 2021 और एक ईयर है 2015, तो 2015 मेरा बेस ईयर होगा और 21 मेरा करंट ईयर होगा। जैसे 11वीं क्लास की इकोनॉमी में आपने इंडेक्स नंबर में बेस ईयर और करंट ईयर प्राइस पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? जी हाँ, उन्हीं प्राइसेस को हम इस तरीके से समझते हैं कि रियल जीडीपी का मतलब जीडीपी मेजर किया जा रहा है, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर प्राइस। किस ईयर प्राइस? बेस ईयर प्राइस पे बात कर रहे हैं। रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी क्लियर है बच्चा? देखिए यहां पर P डैश का मतलब प्राइस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द बेस ईयर, सेम वही फॉर्मूला, बस P डैश हो जाएगा यहां पर। आगे बढ़िए, देखिए क्या कह रहा है, द इंडेक्स ऑफ रियल जीडीपी ऑलवेज रिफ्लेक्ट अ चेंज इन द प्राइस लेवल ऑफ आउटपुट विच while the index of nominal GDP may or may not, which is why real GDP is considered as better index of economy। अगर आपसे कभी पूछ ले why real GDP is considered as better index, बेटा करंट ईयर का GDP कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा एग्जैक्ट चेंजेस को, पर बेस ईयर का जीडीपी हमारे पुराने चेंजेस को आज के रूप में बता सकता है कि हम पहले ऐसे थे, आज हम ऐसे हो गए, पहले ऐसी परफॉर्मेंस थी, आज ऐसी हो गई। इसीलिए रियल जीडीपी को हम हमेशा एक अच्छा इंडेक्स नंबर कंसीडर करते हैं। जरा देख लीजिए डिफरेंस क्या कह रहा है, इट इज द मार्केट वैल्यू एट फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज द वैल्यू एट फाइनल गुड्स एट बेस ईयर प्राइस। सेकेंड, इट इंक्रीज इफ प्राइस लेवल राइज, it can increase only when the flow of goods and services increase। अच्छा, नॉमिनल जीडीपी की क्या बात कर रहा है कि जैसे ही प्राइस लेवल में चेंज आया नॉमिनल जीडीपी चेंज हो गया, लेकिन रियल जीडीपी तभी चेंज होगा जब हकीकत में वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो में इंक्रीमेंट कहलाएगा। इट इज नोन एज नॉमिनल जीडीपी, इट इज नोन एज रियल जीडीपी। आगे बढ़ते बच्चा, अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। बच्चे सिंपल सा फंडा है, करंट ईयर प्राइस के जीडीपी को डिवाइड कर दीजिए बेस ईयर प्राइस इंडेक्स से और इनटू कर दीजिए 100 से। देखिएगा जरा, आपको क्या कह रहा है बच्चे, जीडीपी एट करंट ईयर प्राइस दिया है, करंट ईयर का बेस इंडेक्स दिया है, प्राइस इंडेक्स सॉरी, प्राइस अपॉन इंडेक्स इनटू 100 इज इक्वल टू योर रियल जीडीपी। जब भी आप नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या यूज करेंगे? फॉर्मूला, हाँ, जीडीपी एट करंट प्राइस अपॉन प्राइस इंडेक्स करंट ईयर इनटू 100। आगे देखिए, अब आपसे एक सवाल ज्यादातर बोर्ड्स में पूछा जाता है, ज्यादातर क्वेश्चंस में आता है कि व्हाई रियल जीडीपी इज कंसीडर्ड एज अ जीडीपी ऑफ वेलफेयर। अब हम बात कर रहे हैं जीडीपी एंड वेलफेयर। रियल जीडीपी इज कंसीडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। वेलफेयर ऑफ द पीपल इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन। बेटा, अगर हम लोगों के वेलफेयर की बात करें तो कितनी ज्यादा गुड्स, कितनी ज्यादा सर्विस उनको अवेलेबल हो रही है एक इंडिविजुअल के बेसिस पे, इससे हम वेलफेयर को मेजर करते हैं। और ये तभी बढ़ सकता है जब हमारा बेस ईयर वाला जीडीपी बढ़ेगा, यानी कि रियल जीडीपी बढ़ेगा। इसीलिए इंक्रीज इन रियल जीडीपी मेजर इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ग्रेट अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स पर पर्सन एम्प्लॉइंग टू द हायर लेवल ऑफ वेलफेयर।
कोई दिक्कत है? क्यों कहा जाता है जीडीपी, रियल जीडीपी को जीडीपी है वेलफेयर? बिकॉज रियल जीडीपी तभी बढ़ता है जब गुड्स का या सर्विसेज का इनफ्लो या इंक्रीमेंट होता है गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई में, है या नहीं? डाउट है? पक्का? देखिए आगे अगर हम इसकी बात करें लिमिटेशन की, बट देयर आर सर्टेन लिमिटेशन, जैसे अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, अगर बेटा नेशनल इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन में गल्फ है तो हम रियल जीडीपी को वेलफेयर जीडीपी में कंसीडर नहीं कर सकते हैं। सेकेंडली क्या कह रहा है, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, ये भी एक दिक्कत की बात है। जिस तरीके से जीडीपी को कंपोजिट किया जाता है, बनाया जाता है, कंपोजिशन निकाली जाती है, उसमें भी थोड़ी सी गड़बड़ है। क्या कह रहा है, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस डज नॉट लीड टू एनी डायरेक्ट इंक्रीज इन द वेलफेयर ऑफ पब्लिक ऑफ द कंट्री। यानी कि अगर डिफेंस प्रोडक्ट में हमने मान लो कुछ इंक्रीमेंट कर लिया तो इससे आम पब्लिक को क्या फायदा? आम जनता थोड़ी बाहर बंदूक लेके घूम रही AK-47, उनका कोई बेनिफिट नहीं है। दूसरी चीज क्या कह रहा है बच्चा, नॉन मॉनेटरियल एक्सचेंज। कभी कभी क्या आज भी गांव देहात में बार्टर एक्सचेंज सिस्टम बहुत ज्यादा फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं। आप भी कभी देहात की तरफ जाओ तो वो गेहूं लेके आइसक्रीम दे देते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेनी है बेटा 2 किलो गेहूं ले आओ। वो आज भी ऐसा आदान प्रदान चल रहा है जिससे कहीं ना कहीं इकॉनमी में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं और उससे हम वेलफेयर को मेजर नहीं कर सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, all such transactions remain unrecorded, this cause underestimation of GDP। क्योंकि जो बार्टर एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन है उन्हें तो आप रिकॉर्ड करोगे नहीं। हाँ भाई 2 किलो गेहूं की जगह 10 किलो चावल दिए थे, ऐसे कोई भी आइटम हो, मतलब कोट नहीं करना कि वहीं 10 किलो चावल से ले। देखो फिर एक्सटर्नलिटीज रेफर्स टू द गुड्स एंड बैड इंप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे यहां पर अभी एग्जांपल दे रहा है आपको, मिस्टर एक्स ने एक बहुत सुंदर गार्डन बनाया, अब मिस्टर वाई रोज सुबह शाम उसमें टहलने चले जाते थे, लेकिन मिस्टर वाई इंजॉय कर रहे हैं, हाँ मिस्टर वाई का वेलफेयर है, लेकिन मिस्टर वाई ने कोई भी मॉनेटरियल कंट्रीब्यूशन उस गार्डन को बनाने में नहीं किया, तो ये एक निगेटिव एक्सटर्नलिटीज के रूप में देखा जाता है। क्लियर है बच्चे? और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। अब हम आपसे मिलेंगे अपनी इस सीरीज के 3rd लेक्चर में, जिसमें मैं आपसे बात करूंगा हाउ टू कैलकुलेट या हाउ टू मेजर नेशनल इनकम बाय यूजिंग 3 ओनली मेथड्स। नंबर 1 इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। किस तरीके से इस खिचड़ी को सॉल्व किया जा सकता है कि नेशनल इनकम बच्चों का खोपड़ी दिमाग बिल्कुल पगला देता है, घुमा देता है, उसको हम बहुत आसान भाषा में बहुत सरल तरीके से सीखेंगे। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना ज़्यादा हो सकता है अपने फ्रेंड सर्किल में इस चैनल को प्रमोट कीजिए, क्योंकि बच्चे इस सीरीज़ के लिए क्रैश कोर्स अगर आप बाहर मार्केट में करने जाओगे ना, सिर्फ एक सब्जेक्ट का मिनिमम 8 से 10 हज़ार रुपये चार्ज किए जाते हैं और बड़ी बड़ी कोचिंग वाले 20-20, 25-25 हज़ार रुपये चार्ज कर रहे हैं। मैं आपको पूरी सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूं, तो बस एक चीज़ की उम्मीद करता हूं कि आप मन लगा के पढ़ेंगे और हमको पूरा सपोर्ट करेंगे। बच्चे 15 दिन में मैक्रो और अगले 15 दिन में इंडियन इकोनॉमी खत्म कर दूंगा, यानी कि 30 दिन 30 लेक्चर नॉन स्टॉप लगातार, इकोनॉमिक्स का बेड़ा पार, कोर्स कंप्लीट। बहुआ सिर्फ रिवाइज करना पड़ेगा, वो भी बुक से नहीं, सैंपल पेपर से। बुक तो मैं करा ही रहा हूं। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।